देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, कहते हैं कि रेगिस्तान से निकली हुई ट्रेन की लाइन काफ़ी ज़्यादा यूनिक होती है और वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों को लाखों रुपए में पैसे दिए जाते हैं। अब इस चीज़ के बारे में मुझे तब पता चला जब मैं नया नया गवर्नमेंट जॉब में लगा था और इसी जॉब के चलते मुझे रेलवे में ड्यूटी मिल गई। रेलवे में मुझे फाटक के पास रह रहकर लाल झंडी वाला काम करना पड़ता था। लेकिन फिर एक दिन मुझे पता चला कि अगर मैं रेगिस्तान में अकेला एक स्टेशन पर रुकता हूँ तो मुझे वहाँ लाखों का पेमेंट मिलेगा। ये सुनकर ही मैं उत्साहित हो गया और फिर मैंने इस काम के लिए एग्री किया। मगर मुझे क्या मालूम था कि जिस काम को मैं इतनी जल्दी करने के लिए तैयार हो गया हूँ वो काम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा भयानक भी साबित हो सकता है। वैसे तो मैं इधर उधर की चीज़ों से इतनी जल्दी घबराता नहीं था, लेकिन कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, उसके बाद हमें अजीब सा डर लगने लगता है। दोस्तों, ये शनिवार की रात की बात है जब मैं ट्रेन के इंतज़ार में खड़ा था। यहाँ की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि खाने पीने के लिए यहाँ उत्तम सुविधाएं थी और ऊपर से साधनों का भी कोई ज़्यादा आना जाना नहीं रहता था। पूरा इलाका एकदम सुनसान पड़ा रहता है। ऐसे में मेरा 5 मिनट के लिए काम होता और उसके बाद मैं वापस से आकर कमरे के अंदर बैठ जाता। मुझे यहाँ इतना कम काम करना पड़ता कि इसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। आसान शब्दों में कहूँ तो मैं सोते सोते महीने की 2 लाख रुपए कमा लेता था। लेकिन फिर मेरी जिंदगी में एक ऐसा पड़ाव आया जिसने मुझे एहसास करवा दिया कि आखिर इस जगह पर मुझे इतनी मोटी रकम क्यों मिलती है। दोस्तों, उस रात में ट्रेन के इंतजार में बाहर खड़ा था और तभी ट्रेन ने हॉर्न दिया। ट्रेन के हॉर्न के साथ ही मैंने हरी झंडी दिखाई। ट्रेन वहां से गुजर तो गई, लेकिन फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस जगह पर कोई रो रहा है। सच कहूँ तो आज मुझे इस जगह पर काम करते हुए काफ़ी दिन हो गए थे, लेकिन इस तरह रोने की आवाज़ आज तक नहीं सुनी थी। ऐसा लग रहा था कि यह किसी छोटे मोटे बच्चे की नहीं बल्कि किसी लड़की की रोने की आवाज़ है। इस रेगिस्तान की धरती पर मेरे साथ कोई दूसरा कर्मचारी भी काम नहीं करता था। ऐसे में मेरा घबराना भी थोड़ा आम सी बात थी। ऐसे में मैं इधर उधर देखते हुए सोचने लगा कि कहीं कोई लड़की ट्रेन से गिरकर बीच मझधार में तो नहीं रह गई। यही सब देखने के लिए मैं थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन दूर दूर तक मुझे कोई नजर ही नहीं आ रहा था। पर सबसे ज़्यादा अजीब बात ये थी कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था तो वैसे वैसे वो आवाज़ और भी तेज हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि थोड़ी दूर और आगे बढ़ने के बाद इस आवाज़ से मेरे कान के सारे पर्दे फट जाएंगे। मगर फिर भी मैं आगे बढ़ता ही गया। फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद भी जब मुझे कोई नहीं दिखा तो फिर मैंने अपने कदमों को वहीं पर रोक लिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ अजीब है। ऐसे में मुझे आगे नहीं जाना चाहिए। मैं वापस से अपने कदमों को लेकर पीछे पलटने वाला था कि उस आवाज़ का आना एकदम से बंद हो गया और एक सिसकने की आवाज़ भी आने लगी। और इस सिसकने की आवाज़ से मैं इस चीज़ का एहसास कर सकता था कि यहाँ मेरे आसपास ही वो लड़की मौजूद है। 1-2 बार मैंने आवाज़ भी लगाई, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। फिर मैंने इस चीज़ को नज़रअंदाज करना ही बेहतर समझा, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे रेलवे अधिकारियों के पास रिपोर्ट करनी चाहिए कि यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है, और फिर उन्हें सूचना देने के बाद शायद वो लोग यहाँ पर जल्दी से जल्दी पहुँचकर उस लड़की को सेव कर सकते हैं। ऐसे में मैं वापस अपने कमरे की तरफ आ गया और कमरे के अंदर आने के बाद मुझे अब एकदम नॉर्मल महसूस हो रहा था, जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है। मैंने अभी आसपास के स्टेशन वाले कर्मचारियों को ये सूचित कर दिया था कि अभी अभी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है और यहाँ रेगिस्तान में कोई लड़की भी गुम हो सकती है। जब मैंने अपने बगल वाले स्टेशन कर्मचारियों को ये बताया तो उसने बोला, देखो योगेश, इन चीज़ों पर ध्यान देने से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए बेहतर होगा कि इसको नज़रअंदाज कर दो। और रही बात लड़की की, तो उस स्टेशन पर कुछ भी हो सकता है। जितना हो सके इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते रहो, वरना एक दिन बहुत बुरा फंस जाओगे। मुझे उस स्टेशन कर्मचारी की बात काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही थी। फिर इसी बीच मैंने फ़ोन कट कर दिया, क्योंकि उन सभी का रिस्पॉन्स कुछ इसी तरह से आ रहा था मानो यहाँ पर इस तरह की चीज़ होना बेहद आम है। इसी बीच किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, पर इस बार जैसे मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो मैंने पाया कि मुझे दरवाजे के नीचे से 2 पाँव नजर आ रहे थे और उन दोनों पैरों को देखकर
मैं इस चीज़ का अंदाज़ा तो लगा सकता था कि ये रेगिस्तान में भटकने वाला कोई ऊँट नहीं है, बल्कि एक इंसान ही है। क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि कोई ऊँट हमारे दरवाजे के पास आकर खड़ा हो जाता, लेकिन इस बार ये कोई इंसान ही था। ऐसे में मैं तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ा और जैसे मैं दरवाजे को खोलने वाला था तो फिर से मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी। पहले तो मैंने सोचा कि पहले मैं फ़ोन उठाता हूँ, लेकिन फिर मैंने दरवाज़ा खोला और जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि वो एक लड़की थी जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही थी। वो पूरी की पूरी रेगिस्तान की मिट्टी से सनी हुई थी और उसके पूरे कपड़े धूल में भर गए थे, लेकिन वो लड़की देखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि कोई भी उसके ऊपर अपना दिल लुटा बैठे। तभी मेरे फ़ोन ने दोबारा से बजना शुरू कर दिया, पर इस बार मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया और मैंने उस लड़की को बोला, आप अंदर आइए। और फिर मैं जल्दी से फ़ोन के पास पहुंचा, पर जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया तो सामने से आवाज़ आई, हेलो योगेश, मैंने सुना है कि तुमने रेगिस्तान में किसी लड़की को रोते हुए देखा है। इस पर मैंने पहले तो उस लड़की की तरफ देखा और फिर उन लोगों से बोला, हाँ सुना तो था, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आई थी भाई। इस पर सामने से आवाज़ आई, देखो योगेश, उस रेगिस्तान में बहुत अजीब चीज़ रहती हैं। वहाँ पहले एक गांव हुआ करता था। कहते हैं कि एक लड़की ने उस पूरे गांव को ख़त्म कर दिया है। उसके पीछे की कहानी बहुत लंबी है, लेकिन अगर तुम्हें कोई डरावनी सी चुड़ैल दिखे तो अपने दरवाजे को बंद कर लेना और दरवाजे को भूल कर ही मत खोलना। इस पर मैंने बोला, हाँ हाँ ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही कर देता हूँ। बाद में मैंने फ़ोन काट दिया। फिर मैं वापस से मुड़ा तो मैंने देखा कि वो लड़की वहीं पर पड़ी एक कुर्सी के ऊपर बैठ गई थी। मैं थोड़ा हैरान होकर यही सोचने लगा कि आजकल की जनरेशन इन चीज़ों पर यकीन भला कैसे कर सकती है। जितनी किताबें मैंने अपनी लाइफ में पढ़ी थी, उनके हिसाब से तो इस दुनिया में पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। ऐसे में मैं अपने उन लोगों को सिर्फ जोकर समझ सकता था। बाद में मैंने उनकी बातों को नज़रअंदाज किया और उस लड़की से बोल पड़ा, तो इतनी देर से आप इस रेगिस्तान के अंदर रो रही हैं? इस पर उसने अपनी गर्दन हिलाई और बोला, मैं चलती हुई ट्रेन से नीचे गिर गई और फिर दूर दूर तक कोई चीज़ नज़र ही नहीं आई। तो एक इंसान का इस माहौल में ऐसा ही हाल होगा ना। इस पर मैंने भी उस लड़की से उसका एड्रेस पूछा तो उसने अपना माथा पकड़ लिया। वो कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी याददाश्त काम नहीं कर रही है। उसने मुझे एक बार फिर से बोला, पता नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। इस पर मुझे लगा कि शायद घबराहट होने की वजह से वो लड़की मेंटल इशू में आ गई है और ऐसे में उसे थोड़े आराम की ज़रूरत है। इसलिए मैंने उस लड़की को बोला, अभी तो रात के 8 बज चुके हैं, इसलिए आप आज की रात यहीं पर रुक सकती हैं। वैसे भी इतनी रात को यहाँ से गुजरने के लिए साधन की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने खाना मंगवाया हुआ है, इसलिए आप रात भर यहाँ रुक सकते हैं। उस लड़की ने भी मेरे सामने विनती रखी कि मैं इस चीज़ के बारे में किसी को न बताऊं। मैंने भी मुस्कुराते हुए उसकी इस बात पर हामी भरी और फिर रात के लगभग 9:30 बजे के आसपास डिलीवरी वाला खाना देने पहुंच गया। मैंने उस लड़की को अकेला ही उस कमरे में छोड़ दिया था ताकि वो आराम कर सके और मैं रेगिस्तान के उस ज़मीन पर इधर उधर घूम रहा था ताकि मुझे भी थोड़ा ठीक ठाक महसूस हो सके। बाहर की ठंडी हवा खाने के बाद जब मेरी मुलाकात उस डिलीवरी वाले से हुई तो वो सीधा कमरे के अंदर घुसने लगा, लेकिन वो तो मैंने उसे सही टाइम पर रोका और बोला, अरे भाई मैं इधर ही हूँ। मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरे अलावा उस लड़की को देख ले, फिर उसके बाद लोग बातें बनाने लगते हैं। ऐसे में मैंने उसे बाहर ही खाना ले लिया और खाने की टिफ़िन को लेकर कमरे के अंदर चला गया। इस बार मैं जैसे कमरे के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि वो लड़की मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। शायद वो फ्रेश होने के लिए बाहर चली गई थी। तभी मैंने टेबल पर खाना रखा और उस लड़की के आने का इंतज़ार करने लगा। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी वो लड़की मुझे कहीं नज़र ही नहीं आई। अब मुझे टेंशन हो रही थी कि कहीं वो लड़की फिर से अपनी दिमागी हालत के चलते इस रेगिस्तान में गुम ना हो जाए, वरना ढूंढने पर भी वो नहीं मिलेगी। फिर मैंने उसे आवाज़ भी दी, लेकिन उसका कोई ठिकाना ही नहीं था। फिर मैं पैदल पैदल पटरियों पर चलने लगा। मुझे इस चीज़ का विश्वास था कि वो लड़की मुझे पक्का पटरी के ऊपर ही मिलेगी, वरना इस तरह के खाली रेगिस्तान में वो मुझे कहीं भी नज़र आ सकती थी। रेगिस्तान के उन टीलों से गुजरना सच में बड़ा ही मुश्किल काम था। यूं ही भटकते भटकते अब मैं कमरे से बहुत दूर आ गया था। पर अब की बार जब मैंने दूसरी तरफ का नज़ारा देखा तो मैंने पाया कि वहाँ चारों तरफ मुझे कुछ पुरानी ईंट और टूटे फूटे मकान दिखाई पड़ रहे थे। इस रेगिस्तान में मैंने पहली बार इतनी लंबी यात्रा तय की थी। सच कहूँ तो उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ सालों पहले लोगों के कबीले हुआ करते थे।
लेकिन फिर उनको तोड़फोड़ दिया गया। मैं एक बार के लिए उनको देखता रह गया। फिर उसके बाद मैंने उस लड़की को फिर से ढूंढना शुरू किया। मैंने उस लड़की की इतनी तलाश की कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन वास्तविकता से समझौता होना भी वाजिब था। जिस लड़की को मैं लड़की समझ रहा था, उसकी असलियत जानने के बाद शायद हर कोई डर से थर-थर कांप जाए। मैं अब इतनी बुरी तरह से थक गया था कि मुझे अब अपने रूम तक जाने के लिए भी थोड़ी थकावट महसूस हो रही थी। पर किसी तरह मैंने अपने कदमों को वापस से अपने कमरे की तरफ मोड़ लिया। पर इस बार मैं जैसे ही कमरे की तरफ घूमा तो मुझे पीछे से आवाज आई, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जैसे मैंने इस आवाज को सुना तो मुझे एहसास हुआ कि ये उसी लड़की की आवाज है जो थोड़ी देर पहले मैंने अपने रूम में सुनी थी। अब ये सुनते मैं एकदम से पीछे की ओर पलट गया, लेकिन इस बार जैसे मैं पीछे की ओर मुड़ा तो मेरी सांसें रुक गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जिंदा होकर भी नरक में पहुंच गया हूँ। मेरे सामने वो लड़की तो थी, लेकिन उस लड़की का वो भयानक सा चेहरा मुझे अंदर से बहुत डरा रहा था। इस वक्त वो लड़की इतनी ज़्यादा खौफनाक लग रही थी कि मैं अंदर तक कांप गया था। पर मैंने इस वक्त अपने कदमों से सर पर दौड़ लगाना शुरू कर दिया। तभी मैंने देखा कि उस लड़की का पूरा चेहरा मानो किसी ने तेजाब से जला दिया हो। साथ ही अब उसके हाथ पहले की तरह नाजुक नहीं थे, वो एकदम छिले हुए थे, मानो किसी ने चाकू रगड़कर उन्हें छील दिया हो। अब ये दृश्य मुझे इतनी बुरी तरह से डरा रहा था कि मैंने तुरंत ही अपने कमरे की तरफ भागने लगा। मैं भागते भागते जैसे ही कुछ दूर की पटरियां पार की तो अचानक ही मुझे अपने सामने की ओर लगभग 6 से 7 लोग खड़े हुए नजर आ रहे थे। उनकी हालत भी उस लड़की की तरह ही बनी हुई थी। अब पीछे की तरफ लड़की और सामने वो लोग, ये तो वही बात हो गई, एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे में मैंने दोनों तरफ की दिशा को छोड़कर साइड में भागना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं किसी तरह से बस अपने रूम तक पहुंचना चाहता था, ताकि वहां लगे फ़ोन नंबर से मैं अपने आसपास के स्टेशन वाले कर्मचारियों को सूचित कर सकूं कि इस टाइम पर मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में हूं। लेकिन अब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस भागते ही भागते मेरी जान चली जाएगी और मैं अपने रूम तक भी नहीं पहुंच पाऊंगा। बहुत मुश्किल का सामना करते हुए थोड़ी देर के बाद मुझे अपना रूम नजर आने लगा। मैंने एक बार भी पीछे की तरफ मुड़कर नहीं देखा था। मेरे अंदर अब इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं पीछे मुड़कर देख सकूं। यूं ही भागते हुए किसी तरह से मैंने अपने अगले पड़ाव को पार कर लिया और अपने अगले पड़ाव को पार करने के साथ ही मैं रूम के अंदर दाखिल हो गया। रूम के अंदर पहुंचते ही मैंने फ़ोन को टटोलना शुरू कर दिया, लेकिन किसी को भी फ़ोन नहीं लग रहा था। मानो यहाँ का नेटवर्क आज पहली बार अचानक ही गायब हो गया हो। यहाँ तक कि मेरे पर्सनल मोबाइल के अंदर भी नेटवर्क वगैरह नज़र नहीं आ रहा था। तभी मैंने हेल्पलाइन नंबर भी फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और फिर अचानक ही दरवाजे पर एक दस्तक होने लगी। मैं समझ गया कि ये कोई और नहीं बल्कि वही भयानक लड़की है जिसका चेहरा बहुत ही खौफनाक था और वो मुझे मारने के इरादे से यहाँ तक पहुँची है। दोस्तों, इस वक्त मैं इतनी बुरी तरह से डरा हुआ था कि एक बार दरवाज़ा खटखटाते ही मेरा कलेजा बहुत ही ज़ोरों से धड़कने लगता, मानो वो मेरी छाती को फाड़कर बाहर निकल जाएगा। मेरे दरवाजे पर हो रही वो खटखटाहट रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी हालत में मुझे क्या करना चाहिए। मैं इतना तो जानता था कि दरवाज़ा खटखटाने के पीछे कोई भूतिया कारण ही हो सकता है, और इतनी रात को वैसे भी यहाँ पर कोई नहीं आता था। डर के मारे मेरी हालत पतली पड़ती जा रही थी और तभी मुझे बाहर से आवाज़ सुनाई दी, अरे योगेश, जल्दी से दरवाज़ा खोल। इस आवाज़ को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने पहले भी कहीं इस आवाज़ को सुना था और ये किसी आदमी की आवाज़ थी। वैसे भी यहाँ के लोग मेरे नाम को नहीं जानते थे। ऐसे में एक बात तो तय थी कि ये कोई मेरा ही जान पहचान वाला शख्स था। ऐसे में मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि बाहर की तरफ 3 से 4 लोग खड़े हुए नजर आ रहे थे और ये बगल के स्टेशन वाले कर्मचारी ही थे। जैसे उन लोगों ने मुझे इस हालत में देखा तो उन्होंने सबसे पहले मुझे पानी पिलाया और बोला, हमने तो तुम्हें पहले बोला था कि यहाँ किसी भी चीज़ पर ध्यान मत देना, लेकिन तुमने हमारी बात ही नहीं मानी। खैर, अब तुम ही देख लो इसका अंजाम तुम किस तरह से भुगत रहे हो। उनकी बात सुनकर मुझे भी बड़ा अफसोस हो रहा था कि मैंने इतने अनुभव के लोगों की बात क्यों टाल दी। किसी तरह से मैंने अपना साथ हुआ पूरा हादसा उनको बताना शुरू कर दिया। पर मेरी बातें सुनने के बाद
उनमें से एक कर्मचारी ने मुझे बताया कि कुछ साल पहले यहाँ पर एक कबीला हुआ करता था, लेकिन एक अनाथ लड़की ने भूख की वजह से मरे हुए बच्चों को खाना शुरू कर दिया। गांव वाले ना तो उसको खाना देते थे और ना ही कभी उस पर रहम खाया करते थे। एक बार जब गांव वालों ने उसे ऐसा करता हुआ देख लिया तो सभी लोगों ने उस पर बुरे बुरे इल्जाम लगाने शुरू कर दिए कि एक जिंदा डायन है और उसे मारकर वहीं पर दफना दिया। कहते हैं कि उसके बाद उस गांव में एक ऐसी कयामत आई जिसने पूरे गांव को कयामत की आंध में लाश बनाकर रख दिया। उस गांव के बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा सकते थे तो कुछ लोगों ने उस गांव को ही छोड़ दिया। अब ये सुनकर मैं अंदर तक कपकपा गया। शायद मैं भी आज मरते मरते बचा था। फिर उसके बाद वो मुझे वहां से लेकर दूसरे इलाके में पहुंच गए। दोस्तों फिर मैंने कभी भी उस जगह पर दोबारा काम करने की नहीं सोची। मैं समझ गया कि अगर दोबारा मैंने यहाँ पर काम किया तो फिर इस बार मैं अपनी मौत से मुलाकात ज़रूर करूँगा। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि कभी कभी आराम की कमाई आपको इतनी बुरी तरह फंसा देती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।